स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसका अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। पिछले क्लास में हमने फॉर्मलता और नॉर्मलता का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के विषय में। तो आइए समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्प दाब, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वाष्प द्वारा लगाया जाने वाला दाब। इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई भी बर्तन है और उसमें हम कोई भी द्रव रख दें, ठीक है बेटा, किसी भी बर्तन में या किसी भी बंद पात्र में, यह बंद होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। तो किसी भी बंद पात्र में अगर हम किसी द्रव को रख दें स्थिर ताप पर, ये चीजें याद रखिएगा कि ताप हमारा घटना बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर हम यूं कहें कि स्थिर ताप पर किसी भी द्रव को किसी बंद पात्र में रख दिया जाए तो इसके जो ऊपरी कण होते हैं, इसके सतह के जो कण होते हैं ना, उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये वाष्पित होने लगते हैं इस तरीके से, यानी ये वाष्प में बदलने लगते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी द्रव को अगर स्थिर ताप पर किसी भी बंद पात्र में रखोगे तो जो ऊपरी सतह के जो कण हैं जिनसे मिलकर वो द्रव बना हुआ है उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वे वाष्पित होने लगते हैं, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है, वहां पे वाष्पन होने लगता है, ये द्रव वाष्पित होने लगेगा। अच्छा, वाष्पित तो होगा लेकिन चूंकि ये बंद पात्र है इसलिए ये बाहर नहीं निकल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सही है? तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें द्रव रख दीजिए। आपके घर में पानी है, पानी रख दीजिए। आप देखेंगे कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसमें पानी लगातार घटेगा, और घट रहा है इसका मतलब वो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है। तो किसी भी द्रव को अगर स्थिर ताप पर किसी भी बर्तन में रखोगे ना तो उसका वाष्पन होगा, यानी कि जो उसके सतह के ऊपरी कण है वो धीरे धीरे बेटा वाष्पित होंगे। लेकिन हमने बंद पात्र लिया है, हमने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि हमको बंद पात्र लेना है, और जब ये पात्र बंद रहेगा ना बेटा तो ये जो वाष्पित होकर जो कण ऐसे जा रहे हैं वाष्पित होकर, ये पुनः इस यहां से टकरा कर, इस सतह से टकरा कर पुनः नीचे की तरफ आने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये पुनः टकरा के नीचे की तरफ आने लगेंगे, और इस सतह से जब टकराएंगे तो ये पुनः किसमें बदल जाएंगे? उसी द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि तालाब का पानी वाष्पित होता है, वाष्पित होकर वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प में बदलता है, और पुनः जब ठंडा कहीं मिलता है, ठंडा जगह मिलता है तो फिर संघनन हो जाता है। यानी कि द्रव जब गर्म होता है तो वाष्प में बदलता है, और जब ठंडा होता है तो पुनः द्रव में बदल जाता है, यानी वह प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ठीक उसी तरीके से इस बर्तन में दोनों प्रक्रियाएं होंगी, एक तो वाष्पन का, ठीक है, और वाष्पन की प्रक्रिया होगी और इससे टकरा कर पुनः संघनन की प्रक्रिया होगी, और जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो पुनः ये द्रव में बदल जाएगा, जो भी द्रव उसमें था उसी द्रव में ये बदल जाएगा। यानी इस बंद पात्र में बेटा 2 प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये याद रखिएगा। एक प्रक्रिया हो रही है वाष्पन का और दूसरी प्रक्रिया हो रही है संघनन का। ठीक है, इतना क्लियर है? एक प्रक्रिया वाष्पन की हो रही है जो यहां से वाष्प बनकर उड़ रहा है और ढक्कन से टकराकर या उसके तल से टकराकर पुनः संघनित होकर वो द्रव के रूप में बदल रहा है। ठीक, प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में ये जो संघनन प्रक्रिया का जो वेग है ना बेटा, संघनन प्रक्रिया का वेग, अब आप कहेंगे कि ये कौन सा शब्द का यूज आप कर दिए? तो संघनन प्रक्रिया का वेग का मतलब कितना तेज गति से संघनन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में संघनन प्रक्रिया का वेग 0 होता है। क्यों? क्योंकि अभी वाष्पन तो हुआ ही नहीं रहता है, पहले तो वाष्पन होगा तब ना संघनन होगा। तो स्टार्टिंग में संघनन प्रक्रिया का वेग 0 होता है। अच्छा, धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया बढ़ती है तो वाष्पन का जो प्रक्रिया का वेग होता है वो बेटा स्थिर रहता है, मतलब वो धीरे धीरे यहाँ पे वाष्पन होने लगता है और वो वेग एक निश्चित हो जाता है कि इसी वेग से अब हरदम वाष्पन होगा, और धीरे धीरे संघनन प्रक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। पहले शुरू तो 0 रहता है, लेकिन जैसे जैसे वाष्पन की प्रक्रिया का वेग स्थिर होता है वैसे वैसे संघनन की प्रक्रिया का वेग बढ़ने लगता है,
और एक अवस्था ऐसी आ जाती है ना कि जिस वेग से वाष्पन होता है उसी वेग से संघनन भी होता है। जैसे कि अगर 10 कण वाष्पित हो रहे हैं तो 10 कण संघनित भी होंगे, और उसी अवस्था को हम कहते हैं बेटा साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। अब पूछा जाए कि साम्यावस्था इस कंडीशन में क्या है, तो आप कहेंगे कि साम्यावस्था किसी निकाय की वह अवस्था है जिसमें वाष्पन की प्रक्रिया का दर और संघनन की प्रक्रिया का दर समान है। जिस दर से वाष्पन हो रहा है उसी दर से संघनन हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं रहा होगा। स्टार्टिंग में तो पहले वाष्पन हुआ होगा, वाष्पन होके पहले ये पूरा जगह भरा होगा, भर कर तब टकराया होगा, तब जाके संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई होगी। यानी स्टार्टिंग में केवल वाष्पन की प्रक्रिया का वेग था, संघनन की प्रक्रिया का वेग शून्य था। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, वाष्पन की प्रक्रिया का वेग तो निश्चित हो गया, अब ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, वो तो निश्चित हो गया। और धीरे धीरे संघनन की प्रक्रिया का वेग भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वह उतना ही हो गया जितना वाष्पन की प्रक्रिया का वेग है, और उसी को हम कहेंगे साम्यावस्था। यानी कि किसी निकाय की वह अवस्था जिस पर वाष्पन की प्रक्रिया का वेग संघनन की प्रक्रिया के वेग के बराबर हो जाए, तो यहाँ इस कंडीशन में वो साम्यावस्था कहलाएगी। क्या इतना क्लियर है? देखिए बेटा, कठिन कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री तो बेहद आसान है। बस आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, हमारी बात को सोचने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी द्रव को किसी बंद पात्र में रख दोगे तो इसके जो ऊपरी सतह के कण है वो वाष्पित होंगे, वाष्पित होंगे तो टकरा कर पुनः संघनित भी होंगे। ठीक, यानी कि अगर द्रव है तो पुनः द्रव बनेंगे। ठीक है, और शुरू में वाष्पन की प्रक्रिया का वेग थोड़ा रहता है, लेकिन संघनन की प्रक्रिया का वेग 0 रहता है। लेकिन धीरे धीरे यह वाष्पन की प्रक्रिया का वेग, ठीक है, वाष्पन की प्रक्रिया का वेग ये स्थिर हो जाता है, ये निश्चित हो गया, और ये संघनन की प्रक्रिया का वेग धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। और एक कंडीशन ऐसा आ जाता है जब वाष्पन की प्रक्रिया का वेग संघनन की प्रक्रिया के वेग के एकदम एग्जैक्टली बराबर हो जाता है, और उसी कंडीशन को कहते हैं हम साम्यावस्था। तो ये तो हम अभी समझाने का प्रयास कर रहे थे साम्यावस्था क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रश्न, हमारा मेन प्रश्न है कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो जब साम्यावस्था उत्पन्न हो जाता है बेटा, तो ये जो वाष्प के कण है ना, ये वाष्प के कण है ना, वो इस सतह पर दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? दाब लगाते हैं। ठीक है, साम्यावस्था जब हो जाती है तो ये जो वाष्प के कण है इस सतह पर क्या लगाते हैं? ये जो पानी का सतह, जो द्रव का सतह है, इस पर वो प्रेशर लगाते हैं, और इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं इसको बेटा? वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। तो अब आप ये सोचेंगे कि वाष्प दाब का परिभाषा क्या होगा, तो बेहद आसान है। ये तो साम्यावस्था को केवल मैं समझाया हूं, कोई जरूरी नहीं था वो, लेकिन मैं अभी बोलता परिभाषा में ना कि साम्यावस्था पर, तो आपके दिमाग में एक जरूर, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो जरूर सोचता होगा कि साम्यावस्था क्या होती है। तो हालांकि बेटा ये हमारा प्रश्न नहीं था, फिर भी हमने आपको समझाया कि साम्यावस्था क्या होता है। वह अवस्था, इस कंडीशन में वह अवस्था जिसमें वाष्पन की प्रक्रिया का दर और संघनन की प्रक्रिया का दर बराबर है, उसी को हम कहेंगे साम्यावस्था। तो बेटा प्रश्न ये है कि वाष्प दाब क्या होता है। तो साम्यावस्था पर किसी भी वाष्प के द्वारा सतह पर लगाए गए प्रेशर को या दाब को हम कहेंगे वाष्प दाब। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा कि साम्यावस्था पर किसी वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ये जो कंडीशन है जिसमें वाष्पन की प्रक्रिया की दर और संघनन की प्रक्रिया के दर बराबर है, उस कंडीशन में इस वाष्प का जो प्रेशर है ना, यानी वाष्प के कणों का जो दाब है ना, वही कहलाता है बेटा वाष्प दाब। तो उम्मीद करते हैं कि वाष्प दाब नामक ये टॉपिक आपको बेहद आसानी से समझ में आया होगा। साम्यावस्था पर किसी वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। अब अगला प्रश्न उठता है बेटा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो एक हेडिंग आप लगा लीजिएगा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ये रहा
वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस वाष्प के दाब में बढ़ोतरी करेंगे या घटोत्तरी करेंगे? तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा, सबसे पहला आता है कि द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, और दूसरा एक और कारक है ताप। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है द्रव की प्रकृति। अगर द्रव ऐसा है, कोई भी द्रव है, और द्रव ऐसा है जिसके कणों के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, ये इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा, अगर ये कम है, ठीक है, तो उस कण का या उस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा। क्या हमने कहा कि अगर द्रव ऐसा है जिसके अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, आप लोग पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हो, आप जान रहे हो कि प्रत्येक, चाहे द्रव के कण हुए, चाहे ठोस के कण हुए, चाहे गैस के कण हुए, उन सभी के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, उन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। वैसे ही यहाँ पे हम तो द्रव की बात करनी है, गैस की बात तो करनी ही नहीं है। तो कोई भी द्रव है, अगर उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, जिस बंध से वो बंधे हुए हैं आपस में, अगर वो कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो वो ज्यादा वाष्पित होंगे। निश्चित तौर पे अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा। और अगर वाष्पन की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पे वाष्प के कण ज्यादा होंगे, और वाष्प के कण ज्यादा होंगे तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो आप क्या लिखोगे कि अगर द्रव के अणुओं के बीच में, ऐसे लिख लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, अगर द्रव के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, उसका वाष्प दाब निश्चित तौर पे अधिक होगा। जैसे यहां पे हम एक उदाहरण लेते हैं, डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर और एथेनॉल। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो डाईएथिल ईथर है ना बेटा, इसके जो कण होते हैं, उनके कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल बड़ा कमजोर होता है, जिससे इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, एथेनॉल का कम होता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे द्रव जिनके कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम रहेगा, उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। और दूसरा है बेटा ताप। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? ताप। ताप वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है बेटा? ताप। कैसे ताप है? अगर किसी भी द्रव का, अभी तो हमने किसकी बात करी है? स्थिर ताप पर। लेकिन अगर किसी भी द्रव का हम तापमान बढ़ाएंगे ना, इसको गर्म करेंगे, तापमान बढ़ेगा, तो इसके कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है ना बेटा, गतिज ऊर्जा, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ज्यादा गति करने लगेंगे, और जब ज्यादा गति करने लगेंगे तो ये ज्यादा वाष्पित होने लगेंगे, और जब ये वाष्पित होने लगेंगे ना, तो जानते हैं क्या होगा? ये वाष्प दाब ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो दूसरा कारक में क्या लिखेंगे? किसी भी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा वो बढ़ने लगती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तो वाष्पन ज्यादा होता है। वाष्पन ज्यादा होगा तो वो वाष्प के कण ज्यादा होंगे, और वो कण ज्यादा होंगे तो सतह पर ज्यादा दाब लगाएंगे, इसलिए वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक, तो ये दो ऐसे कारक थे जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अभी तक तो हम केवल एक द्रव का वाष्प दाब कैलकुलेट किए हैं। अब हम एक ऐसा विलयन लेते हैं, ठीक है, जिसमें विलेय भी द्रव है। विलेय का मतलब आप समझ सकते हैं बेटा, जिसमें विलेय, जिसको घोला जाता है, तो जो घुलने वाला है वह भी द्रव है, यह भी द्रव है, और जिसमें घोला जा रहा है, ठीक है, यानी विलायक, वह भी द्रव, यानी कि जिसमें घोला जा रहा है वह भी द्रव है, और जिसको घोला जा रहा है वो भी द्रव है, और दोनों वाष्पशील हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ऐसा विलयन लेना है जिसमें विलेय भी वाष्पशील द्रव है और विलायक भी वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब बेटा जिसका वाष्पन संभव हो सके। ऐसा द्रव्य विलयन है जिसमें जो विलेय है वो भी वाष्पशील है, और जो विलायक है बेटा वो भी वाष्पशील है, दोनों का वाष्पन संभव है। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन बनता है
तो कह रहा है कि उसका वाष्प दाब, यानी अब इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, ये प्रश्न है भाई। अभी तक तो हमने एक द्रव का वाष्प दाब पढ़ा कि भाई जो द्रव के कण वाष्पित होते हैं वही प्रेशर कर लगाते हैं या दाब लगाते हैं, उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन अब पूरे विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट करना है, और ऐसा विलयन हमने लिया है जिसमें विलय भी वाष्पशील द्रव है और जो घुलने वाला विलायक है वो भी वाष्पशील द्रव है। तो कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इसको पढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी एक पात्र में दो वाष्पशील द्रवों का विलयन लेते हैं, ये देखिए एक पात्र हो गया, इसमें दो वाष्पशील द्रवों का हमने विलयन लिया, तो द्रव विलेय तथा द्रव विलायक दोनों का वाष्पीकरण होगा। ऐसा कंडीशन में क्या होगा, विलेय का भी वाष्पन होगा। अभी पिछले बार तो हम केवल एक द्रव लिए थे तो उसका वाष्पन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर विलेय भी का भी वाष्पन होगा और जो विलायक है उसका भी वाष्पन होगा। ठीक है, अतः विलयन का वाष्पदाब विलेय और विलायक के वाष्पदाब के बराबर योगफल, सॉरी वाष्पदाब के योगफल के बराबर होगा। यहाँ बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, योगफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर मानते हैं कि विलेय ए है, देखिए बेटा यहां पे हम मान लेते हैं विलेय क्या है, विलेय को ए मान लें और विलायक को बी मान लें, या विलायक को ए मानिए, हर जगह जो मानते हो वही मानो। विलायक को हमने ए मान लिया और विलेय को हमने बी मान लिया। ठीक, तो विलायक का प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब हो जाएगा आपका पी। भाई जितना भी विलायक है, विलायक ए है तो विलायक का वाष्पदाब हम पी, जब कुछ नहीं मालूम है तो पी मान लेते हैं, और चूंकि विलायक का इसलिए पी मान लेते हैं। और विलेय का वाष्पदाब कितना हो जाएगा, विलेय का वाष्पदाब आपका हो जाएगा बेटा पीबी, हो जाएगा ना। तो विलयन का वाष्पदाब कितना होगा, हम लिखेंगे इसलिए विलयन का वाष्पदाब हो जाएगा आपका बेटा, इसको P से डिनोट करेंगे, विलयन का वाष्पदाब P बराबर Pa प्लस Pb, यानी किसी भी विलयन का वाष्पदाब उसके विलेय के वाष्पदाब और विलायक के वाष्पदाब के योगफल के बराबर होता है। बातें समझ में आई ना। ये हो गया विलयन का वाष्पदाब, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव हैं, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों का वाष्पन हो रहा है, तब उस विलयन का वाष्पदाब P बराबर Pa प्लस Pb होगा। यानी जितना विलेय का वाष्पदाब होगा, जितना विलायक का वाष्पदाब होगा, उन दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरे विलयन का वाष्पदाब होगा। तो उम्मीद करते हैं विलयन का वाष्पदाब ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब आगे हमको पढ़ना है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको सभी बातें समझ में आई होंगी तो अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करो वीडियो को, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।